नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो रक्षा मंत्रालय का एक ट्वीट आया है कि राजनाथ सिंह 10 बजे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जी हां, रक्षा मंत्री की तरफ से कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। हालांकि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, क्या वो इंडो चाइना टेंशन को लेकर कुछ कह सकते हैं या आत्मनिर्भर भारत को लेकर कह सकते हैं, लेकिन अभी ये कयास है और अब से कुछ देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं जिस पर सबकी निगाहें हैं। तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें कहा गया है कि राजनाथ सिंह आज कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 10 बजे राजनाथ सिंह ये ऐलान करेंगे। हालांकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है, लेकिन साफ तौर से कुछ नहीं कहा गया कि ये ऐलान किस तरीके का होगा। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। शैलेंद्र, रक्षा मंत्रालय की तरफ से ट्वीट तो जारी कर दिया गया है कि बड़ा ऐलान होगा, लेकिन ऐलान क्या हो सकता है? कुछ अभी तो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं इसको लेकर। बिल्कुल नीलू, कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये समझा जा सकता है कि जिस तरह से भारत और चीन के बीच में लगातार बातचीत चल रही है मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर, तो ऐसे में रक्षा मंत्री का एलएसी पर कोई बयान देना, एलएसी को लेकर कोई अनाउंसमेंट करना, इसकी संभावना कम है। लेकिन हमारे हम जो अगर समझ सके सिचुएशन को, उसके मुताबिक जो आत्मनिर्भर भारत का नारा पीएम मोदी ने दिया था, उसके सिलसिले में ही डिफेंस प्रोडक्शन डोमेस्टिक किस तरह से बढ़ाई जाए, कैसे हथियारों का और बड़े विमानों का जो मैन्युफैक्चर है वो भारत में ही किया जाए, इस सिलसिले में कोई बड़ी घोषणा हो सकती है आत्मनिर्भर भारत को लेकर। लेकिन जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं एलएसी को लेकर, क्योंकि दोनों देशों के बीच में बातचीत अभी जारी है और अभी तक चीन पीछे नहीं हटा है, और इस बीच में स्थिति के बीचों बीच रक्षा मंत्री इस पर बयान दे, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन माना जा रहा है कि बहुत से अन्य मुद्दे रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए हैं डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर, जिस पर ये बिल्कुल रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर तो ये कहा, जिस तरह से आपने कहा कि चूंकि भारत और चीन के बीच इस वक्त बातचीत जारी है, ऐसे में मुश्किल है कि शायद इस पर कुछ कहे। लेकिन शैलेंद्र, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, आपने चूंकि इसको आत्मनिर्भर भारत से जोड़कर देखा है कि जो सरहद है हमारी, उसमें चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, उसको लेकर एक तरह से थ्रेट है भारत को, और उसको लेकर हथियारों के जखीरों में या फिर फोर्सेस में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, क्या इस बारे में ऐलान होगा? देखिए, अभी अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सूत्रों के हवाले से, इसमें कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए जो रक्षा मंत्रालय है वो करीब 101 आइटम्स जो कि डिफेंस से जुड़ी आइटम्स हैं, जिनको हम इम्पोर्ट कराते आ रहे हैं, जिनका हम निर्यात कराते आ रहे हैं, वो उस पर फिलहाल रोक लगाई जाएगी ताकि आत्मनिर्भर भारत को और जो डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा मिले। तो 101 ऐसी आइटम्स हैं जिनके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लग सकता है फिलहाल, और इसका प्रोडक्शन अब भारत में ही होगा। इसी सिलसिले में माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनाउंसमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। और शैलेंद्र, चूंकि आत्मनिर्भर भारत की बात भी हो रही थी और मेक इन इंडिया और बहुत सारी ऐसी चीजें सरकार ने शुरू भी की थी, तब उतनी ज्यादा ठीक है इस योजना को चलाया गया, लेकिन अब इन सब योजनाओं पर खासा फोकस रहेगा क्योंकि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है और बाहर से जिस तरह से आपने कहा कि 101 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सेना से जुड़े हुए हैं, उनको मंगाया नहीं जाएगा और भारत में ही उसको बनाया जाएगा। तो अब सरकार का अहम फोकस इस पर रहने वाला है और आत्मनिर्भर भारत से भी ये जुड़ेगा और लोगों को रोजी रोजगार भी इसमें मिलेगी। हाँ बिल्कुल, जाहिर तौर पर इससे पहले हम देख चुके, जब आत्मनिर्भर भारत का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, उसके तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ ऐसा ही कदम उठाया था और जितने भी पैरामिलिट्री कैंटीन्स हैं वहां पर से जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं उनको ऑफ द शेल्फ कर दिया था, उनको हटा दिया गया था। उसी तरह से अब माना जा रहा है कि डिफेंस प्रोडक्शन, क्योंकि इंडिया जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का, तो ऐसे में आत्मनिर्भर भारत को कैसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसी सिलसिले में माना जा रहा है। खबर आ रही है कि एक और ट्वीट रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया, उस बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने अभी आपको बताया कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर 101 आइटम्स को लेकर जो है प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, और अब से कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आ रही है सामने, और ये बताया जा रहा है कि 101 आइटम्स पर प्रतिबंध लगेगा। उसी सिलसिले में माना जा रहा है कि आज की अनाउंसमेंट थोड़ी देर में होगी। और शैलेंद्र, सबसे बड़ी बात है चूंकि 101 और जिस तरह से लगातार कहा भी जा रहा था कि भारत में जो हथियार है, जो सेना इस्तेमाल करती है, उनको भारत में ही बनाया जाए और फिर उनके लिए बाजार भी मुहैया कराया जाए। अब ऐसे में 101 आइटम की बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि रक्षा मंत्री के ऐलान का हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि अब एक तरह से पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए ये सारी घोषणाएं कर दी हैं
और उन्होंने ये कह दिया है कि 101 लिस्ट जो एम्बार्गोड लिस्ट है उसमें उसको लेकर ही उसी सिलसिले में ये फैसला लिया गया है। अगर आप देखें ये तमाम ट्वीट जो हैं करीब सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने ट्वीट किए और आत्मनिर्भर भारत को ही कैसे बढ़ावा मिले डिफेंस प्रोडक्शन में भी, इसी सिलसिले में ये तमाम ट्वीट किए। चलिए शैलेंद्र, तो अपनी तरफ से रक्षा मंत्रालय ने भी ट्वीट कर दिया है। रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि 101 आइटम जो सेना से जुड़े हुए हैं अब उनको बाहर से नहीं मंगाया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि उनको अपने देश में ही निर्मित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी देने के लिए। और संजय दत्त की बात करते हैं। फिल्म अभिनेता संजय दत्त की कोरोना टेस्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल संजय दत्त की हालत अब ठीक है। कल शाम 6 बजे सांस लेने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, परेशानी हुई थी। मुंबई के लीलावती अस्पताल में वो भर्ती हुए थे, जहां पर उनका कोविड टेस्ट हुआ था। एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। संजय दत्त का कोरोना जो स्वाब टेस्ट भी था वो भी नेगेटिव आया है। यानी संजय दत्त की बात की जाए तो कोरोना का उन्होंने टेस्ट कराया था क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन खबर आई है कि जो भी टेस्ट करवाया गया है कोविड को लेकर वो इस वक्त नेगेटिव आई है और अब संजय दत्त की हालत पहले से ठीक है। शिखा धारीवाल मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई है। शिखा, क्या खबर मिल रही, क्योंकि कल जिस तरह से संजय दत्त को सांस लेने में परेशानी आ रही थी, उनको तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया था। कौन कौन से टेस्ट हुए और अब क्या रिजल्ट आया उसका? शिखा से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि कल शाम सांस लेने में परेशानी हुई थी संजय दत्त को, जिसके बाद लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। वहां पर कोविड को लेकर कुछ टेस्ट हुए थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हैं और रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। और अब बात लखनऊ में हुए एनकाउंटर की। तो लखनऊ में सरोजनी नगर में इनामी बदमाश हनुमान पांडे का एनकाउंटर हुआ, जो कि कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोपी था। लखनऊ का सरोजनी नगर इलाका सुबह सुबह गोलियों की आवाजों से थर्रा उठा। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में पुलिस ने हत्या के आरोपी को ढेर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी हनुमान पांडे को लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ की टीम ने मार गिराया। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एसटीएफ को हनुमान पांडे के होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। बताया जाता है कि हनुमान पांडे अंसारी गैंग का शूटर था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। राकेश पांडे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी का काफी करीबी था। उस पर 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। यहाँ की टीम और बनारस की टीम दोनों इसे चेज कर रही थी। यहाँ पर आकर ये पेड़ से गाड़ी इनकी टकराई है, जहाँ आप देख रहे हैं, और इसमें 5 बदमाश थे और इनके द्वारा बदमाश द्वारा गाड़ी टकराई गई तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बदमाश का नाम हनुमान पांडे उस राकेश पांडे है और ये शातिर बदमाश है और मुख्तार अंसारी का शातिर शूटर है। हनुमान पांडे मऊ के कोपागंज इलाके का रहने वाला था और उसने कई जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया था। मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या करने के बाद वो मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर बन गया था। उस पर मऊ के ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह सहित 2 लोगों की हत्या मामले में शामिल होने का आरोप था। 2005 में भाजपा के विधायक रहे राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। 29 नवंबर 2005 को राय करीमुद्दीन इलाके के सुनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर वो करीबी लोगों के साथ चले गए थे। शाम तकरीबन 4 बजे जब वो वापस लौट रहे थे, तभी बसनिया चट्टी के पास कुछ लोगों ने AK-47 से उन पर हमला कर दिया था, जिसमें कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राय की पत्नी अलका ने मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, मुन्ना बजरंगी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आतंक का अंत। पूर्वांचल में 2 दशकों से घमासान मचाने वाले हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे का एसटीएफ ने आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। 10 मुकदमों में वांछित आरोपी हनुमान पांडे के ऊपर जनपद लखनऊ, रायबरेली, गाजीपुर सहित मऊ में कुल 10 मामले दर्ज थे, जो गंभीर धाराओं में थे, जिसमें हत्या, फिरौती, लूट के साथ साथ कई वांछित अपराध थे। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी गैंग से बड़े शूटर के रूप में जाने जाने वाले हनुमान पांडे को आज यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। जहां एक तरफ आरोपी की सूचना मिलने के बाद में पूरी तरीके से यूपी एसटीएफ के द्वारा इसका पीछा किया गया। इस इनोवा कार में जहां 5 आरोपी बैठे हुए थे, जिसमें 4 भाग गए, वहीं हनुमान प्रसाद ने टीम के ऊपर, एसटीएफ टीम के ऊपर फायरिंग करनी शुरू की, जिसमें वो जवाबी
कार्रवाई में ढेर कर दिया गया। ऐसे में बड़े हद तक जहां 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या के बाद में यूपी की पूरी तरीके से सियासत में एक भूचाल सा आ गया था, इस बड़े अपराधी को आज ढेर करके यूपी एसटीएफ ने जहां कहीं ना कहीं कई लोगों को राहत की सांस पहुंचाई होगी, वहीं दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ का यह भी दावा है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद में पूर्वांचल में ये एक बड़े शूटर के रूप में मुख्तार अंसारी गैंग में आया था। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी गैंग के ऊपर जिस तरीके से योगी सरकार अपना शिकंजा कस रही है, कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ की ये कार्रवाई बिल्कुल लाजमी थी। वहीं दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ का ये भी दावा है कि जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई में ये यहाँ ढेर हुआ, वहीं 4 बदमाश भी भाग गए। वहीं साथ ही साथ ये जो इनोवा कार आप देख रहे हैं, इसमें इसके साथ साथ 4 आरोपी थे, जिसकी मुखबरी की सूचना के बाद यूपी एसटीएफ के द्वारा ये कार्रवाई की गई। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरह से इस मुठभेड़ को किया गया है, किस तरह से आखिर जो एसटीएफ थी उसने मुठभेड़ को अंजाम दिया? जी बिल्कुल नीलू, मैं बता दूं 10 वांछित आरोप 10 मुकदमे इसके ऊपर पहले से दर्ज थे और बड़े शूटर के रूप में ये मुख्तार अंसारी जाने जाते थे। पूरी तरीके से एसटीएफ टीम का मुखबरी की सूचना के बाद में इनका पीछा किया गया और ये 5 लोगों के साथ अपनी इनोवा कार से सरोजनी नगर थाना क्षेत्र से भाग रहे थे, जिसमें भागते भागते ये अपना डिसबैलेंस हुए और पेड़ से इनकी गाड़ी जा टकराई। जवाब में इनके द्वारा जो है पुलिस टीम के ऊपर, एसटीएफ टीम के ऊपर जो हमला किया गया और जब उसकी जवाबी कार्रवाई में इनके ढेर हो गए। वहाँ से कृष्णानंद राय हत्या के बाद से ये पूरी तरीके से जो है उसमें वांछित थे और AK-47 को चलाने में इनका भी नाम था। साथ ही साथ जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद में बड़े शूटर के रूप में ये सामने आए थे और जिस तरीके से यूपी एसटीएफ का इनके ऊपर नकेल कसी जा रही थी मुख्तार अंसारी गैंग पर, तो कहीं ना कहीं खान मुबारक गैंग के शूटर को पकड़ने के बाद इनका नाम सामने आया था और उसी नाम के सामने आ जाने के बाद में एसटीएफ पूरी तरीके से इनके पीछे थी और मुखबरी की सूचना पाने के बाद में टीम का जब पीछा किया गया तो इनोवा कार इनकी जैसे ही टकराई, इनके द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया और जवाबी कार्रवाई में ये ढेर कर दिए गए। पूर्वांचल में 2 दशकों से एक बड़ा नाम था, बड़े संगीन अपराधों को इनके द्वारा जो है वहां पर जो है पूरी तरीके से अंजाम दिया गया। आपका प्रशांत तमाम जानकारी देने के लिए। और कोविड-19 महामारी के बीच बिहार पिक और न्यूज़ 18 की मुहिम मिशन पानी जारी है। इस सिलसिले को जारी रखते हुए और खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जरिए अयोध्या में मस्जिद और दूसरे निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वक्फ बोर्ड को मिली जमीन पर बनने वाली जन सुविधाओं के शिलान्यास के लिए सीएम योगी को न्योता भेजा जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव और प्रवक्ता ने फोन पर न्यूज़ 18 से बातचीत कर बताया कि अयोध्या में वक्फ बोर्ड को मिली 5 एकड़ की जमीन पर अस्पताल, लाइब्रेरी, सामुदायिक रसोई घर और रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। ये सभी चीजें जनता की सुविधाओं के लिए होगी और जनता को सहूलियत देने का काम मुख्यमंत्री का होता है और इसी हैसियत से इनके शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सीएम योगी न सिर्फ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे बल्कि जन सुविधाओं के निर्माण के लिए सहयोग भी करेंगे। और सीएए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन की आग क्या फिर से भड़काने की तैयारी है? क्या ये गैंग फिर से मुखर होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अलीगढ़ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने जल्द ही आंदोलन को फिर से हवा देने के संकेत दिए हैं। वकील महमूद प्राचा ने कहा कि जल्द ही संविधान बचाओ आंदोलन यानी सीएए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत 15 अगस्त से हो सकती है। बहुत जल्दी होगा। अब संविधान और स्वतंत्रता का ही ये आंदोलन है, तो अब आप देखें स्वतंत्रता दिवस तो आ ही रहा है 15 तारीख को, तो उसके आसपास से ही दोबारा शुरू होगा इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ लगातार कहर बरपा रही है। बाढ़ से जनजीवन पटरी से उतर गया है, गांव तालाब बन चुके हैं तो सड़क समंदर बन गई। दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। यूपी के पूर्वांचल में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई गांव बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। चारों ओर बस बर्बादी ही नजर आ रही है। गोंडा में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। घर आंगन सब पानी में डूब गए हैं। बच्चे पानी में खेल रहे हैं तो बड़ों को
झोपड़ी से पानी कैसे बाहर निकालें, इसकी चिंता सताई जा रही है। मानसून से पहले बाढ़ को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, ये सभी दावे बाढ़ में बह गए। अब अधिकारी गांव का दौरा कर रहे हैं और पीड़ितों को मदद का भरोसा दिला रहे हैं। भिखारीपुर सिकरौरा जो हमारा तटबंध है उसके किलोमीटर 17.6 पर कटान हुई है, जो तकरीबन 40 से 45 मीटर के बीच में वो कटान हुई है। और ये एकदम से जब पानी नीचे जा रहा था, नदी का बहाव तेज होने की वजह से, वाटर एक्शन की वजह से वो कटान हुई है। इसमें जो अभी तक जानकारी मिली है वो आबादी क्षेत्र में धीरे धीरे से पानी पहुँचना शुरू हो रहा है। तो जितने हमारे आबादी क्षेत्र में लोग हैं उसमें अभी जो हमारी गणना है उसके हिसाब से 42 परिवार हैं, जिसमें कि 162 लोग हैं, उनको इवैक्यूएट करके शिफ्ट कराने की व्यवस्था करा रहे हैं। उधर देवरिया जिले में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। मईन थाना इलाके में अब सरयू नदी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है, जिससे 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। देवर हवा बाबा की तपोस्थली भी जलमग्न हो गई है। वहीं सैकड़ों एकड़ फसल पानी में विलीन है, जिससे बड़े पैमाने पर चारे का संकट गहरा गया है। इन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। मई थाना क्षेत्र का गांव है और यहाँ पे कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। खास करके देवरा बाबा की जो तपोस्थली है वहाँ जाने वाला मार्ग पूरा जलमग्न हो चुका है। हालांकि जिला प्रशासन किसी तरह एक नाव लगाया है, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि हाँ, नाव को और लगाया जाए जिससे लोग आवागमन कर सके। वहीं बलरामपुर से राप्ती नदी का बहाव लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। नदी दोनों तटों पर तेजी से कटान कर रही है। कल्याणपुर, लालाजोग, चंदापुर समेत कई गांव पानी में डूबे हुए हैं, जिसको देखते हुए राहत और बचाव कार्य भी शुरू हो गए हैं। राप्ती नदी के तटवर्ती इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। यहाँ नाव के सहारे ही लोग आवागमन कर रहे हैं। नदी जब बढ़ी तो ये थोड़ी काम करी, ये तो सीधा निकल जाए गाँव में हो जाए पानी। कितना खतरा है? बहुत खतरा है। गोरखपुर में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। कई गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, तो बाढ़ ने हजारों एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया है। बाढ़ से अगर फसल बच गई तो जानवर उसे बर्बाद कर रहे हैं। जानवर हो या इंसान, हर कोई बचने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। टीम न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।